हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसको रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री को डेवलप करने का फायदा क्या है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रोल क्या है, किसी भी कंट्री की तरक्की में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या रोल प्ले करता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये तो सबको पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी देश की तरक्की, कंट्री की तरक्की के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प्स significantly in the solution of such problems as poverty of the country, insecurity, unemployment, backwardness of the population, dependence on agriculture, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर लेंगे तो कई देश की जो प्रॉब्लम्स है, कंट्री की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे गरीबी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, महंगाई होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, बैकवर्ड पॉपुलेशन है या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इनके सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे अगर हम अपने कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करें तो। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है पहले इकोनॉमी जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसका ढांचा, स्ट्रक्चर एकदम चेंज होके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है, मतलब जीडीपी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर दे रहा था अब वो शिफ्ट होके इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है जीडीपी में। फॉलोइंग फैक्ट्स अंडरलाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द इकोनॉमी। तो सिंपल वर्ड्स में फॉलोइंग फैक्टर से हमें पता लगेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए या कंट्री के लिए। फर्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Indian economy is unbalanced because still about 46.2% of the population is dependent on agriculture। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज्यादातर बैकवर्ड है। ठीक है, क्यों क्यों हम इसको बैकवर्ड और अनबैलेंस्ड कहते हैं? क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 46.2% लोग काम करते हैं। ठीक है, अब किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाओगे तो इतने परसेंट लोग काम नहीं करते एग्रीकल्चर में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंसिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर विल मेक आवर इकोनॉमी बैलेंस्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट करेंगे सर्विस सेक्टर का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी बंदे आके एग्रीकल्चर से निकल के काम करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। फिलहाल हमारी इकोनॉमी अनबैलेंस्ड है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बंदे लगे हो, वहां से बंदे निकल के आए और प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन वहां पे कम हो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा लोग काम करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो हमारी इकोनॉमी बैलेंस्ड हो सकती है। समझने की बात। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और एग्रीकल्चर तो अभी भी ज्यादातर बारिशों पे डिपेंड कर रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एट अ रैपिड रेट। तो पर बंदा ज्यादा काम कर सकता है, पर बंदा ज्यादा एफिशिएंट है इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगा? पर बंदा ज्यादा काम कर पाएगा, उसकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। इट इज सो बिकॉज नेचर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन एग्रीकल्चर वेयर एज इंडस्ट्रीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको पता है जो एग्रीकल्चर है उस पर फुल कंट्रोल, ज्यादातर कंट्रोल किसका रहता है? नेचर का, कुदरत का। बारिश हो रही है तो सही है, ज्यादा होगी तो भी खराब है, कम होगी तो भी खराब है, तो वहां नेचर का कंट्रोल रहता है। मगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंसानों का कंट्रोल रहता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, यूज ऑफ मशीन्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज की जब डेवलपमेंट होती है, क्यों होती है? क्योंकि इंडस्ट्रीज में डिवीजन ऑफ लेबर है, हर एक बंदे को अलग अलग काम दिया है और वो उस काम में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, और मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे सिस्टम इंडस्ट्रीज में हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इंक्रीजेस। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज is much more in industries than in other fields of production, especially in agriculture। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो हम अचीव कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सारी अचीव करनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहती हैं। ठीक है, एज रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीजेस, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल एंड इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो सारी इकोनॉमी जो लार्ज स्केल पे ग्रो करेगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर
जो है जब ग्रो करता है तो वो बाकी सेक्टर्स की भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो ट्रैक्टर वगैरह बनाएगा, तो एग्रीकल्चर भी सेक्टर ग्रो करेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से खरीदेगा तो एग्रीकल्चर का भी सामान बिकेगा। समझ की बात? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इंटरलिंक्ड है काफी ज्यादा, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे ये लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रैक्टर बनाएगी, तो एग्रीकल्चर और ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है। समझ की बात? तो इस चीज को हम ज्यादा इलेबोरेट करेंगे थर्ड पॉइंट में, जिसमें आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है मेन रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। कैसे? ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया could be possible only because of easy availability of agriculture tools, machinery, tractors, pumping sets, chemical fertilizers, etc., which are manufactured by the industry. तो एग्रीकल्चर की हेल्प होती है जब भी इंडस्ट्री डेवलप करता है। एग्रीकल्चर की हेल्प कैसे होती है? जो भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में आया है, ये क्या है, मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करके ही तो एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने को ही कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके अंदर हम क्या करते थे? मशीनों का इस्तेमाल करते थे, टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ट्रैक्टर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का। तो ये सारे कौन प्रोड्यूस करता है? ये इंडस्ट्री तो प्रोड्यूस करती है। Industrial development will cause rise in the demand for agricultural products, especially for the commercial crops like cotton, jute, sugarcane, oilseeds, etc. etc. तो जब भी इंडस्ट्री डेवलप होगी, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो एग्रीकल्चर से ही तो रॉ मटेरियल देंगी। तो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल देंगी तो एग्रीकल्चर को पैसे देंगी, तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। फिर एक तो मशीनें भी प्रोवाइड करती है और इनका सामान भी खरीदती है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एग्रीकल्चर सेक्टर का भी फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट। Industrial development makes it possible for the economy to put its natural resources to more productive use. तो वो सारे देश जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपने देश की इनकम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, वहाँ तेल बहुत ज्यादा है तो तेल निकाल रहे हैं। समझ की बात? कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी, ठीक है, जब नेचुरल सोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वैल्यू इज एडेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करती हैं। अगर आपने पिज्जा खाना है तो पिज्जा सीधा तो नहीं ना एग्रीकल्चर से आता। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स एग्रीकल्चर से आते हैं उसमें वैल्यू ऐड करके आगे प्रोड्यूस करके देती है आपको। मच वैल्यू इज एडेड बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो मैंने अभी बात की थी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ न्यू इन्वेंशंस आर वेरी लार्ज इन इंडस्ट्रीज। तो जो नई नई इन्वेंशंस या इनोवेशंस होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा है, एग्रीकल्चर में थोड़ी कम है। इंडस्ट्रीज दस एनहेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडेड। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है और वैल्यू एडेड भी ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम गोज अप। इसी वजह से नेशनल इनकम बढ़ जाती है। नेशनल इनकम ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक अमेरिका, जापान एटसेट्रा फार एक्सीड्स दैट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर कंट्रीज। तो वो कंट्रीज जो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, उनसे कई गुना ज्यादा उन कंट्रीज की इनकम है जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज है। समझ की बात? इन इंडिया ऑल्सो, as the share of industries and tertiary sector is in the national income has been increasing, the real national income has also been constantly rising. तो जैसे जैसे जो हमारा जो शेयर है सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी नेशनल इनकम काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलती है जहां जहां इंडस्ट्रियली डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां एम्प्लॉयमेंट अच्छी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट is accompanied by the establishment of several new industries. तो जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड। तो जैसे नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी वैसे वैसे लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज कम इनटू बीइंग। तो जैसे जैसे नई नई इंडस्ट्रीज खुलती है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती रहती है, ठीक है। सरप्लस लेबर of agriculture and relatively less gainful occupations may be able to find gainful employment in the industries and allied activities like trade, transport, etc. अब आप खुद सोचो,
वो बंदे जो एग्रीकल्चर में कम काम कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो प्रॉपर इंडस्ट्रीज में लग जाएंगे या फिर इंडस्ट्रीज के साथ जो अलाइड एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की या फिर छोटा मोटा सेल परचेज का, उस जॉब में लग जाएंगे या उस काम में लग जाएंगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, लोगों को जॉब्स तो मिलती मिलती हैं। इंडस्ट्रीज देयरफॉर हैव लार्ज स्कोप ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने का ज्यादा स्कोप इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब मान लो आपके पास एक खेत है, उसमें कितने बंदे होंगे, एक दो होंगे। अगर उसी खेत की जगह सेम जगह इंडस्ट्री बना दी जाए तो उसमें कितने हजारों बंदों को नौकरी मिल सकती है। ठीक है। अब कुछ लोग इसको कॉन्ट्रडिक्टरी करते हैं कि इंडस्ट्री में ज्यादा मशीनें यूज होंगी तो जॉब लॉसेज भी तो होंगे। ठीक है, मगर जैसे जैसे ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो आएंगी। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी अच्छा काम कर रहा है तो। ठीक है, कैसे? इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। कैसे? इट इज सो बिकॉज वंस द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एटसेट्रा of the people are satisfied, then to raise their standard of living, they feel the necessity of variety of industrial products like clothes, domestic gadgets, TV sets, या फिर एयर कंडीशनर्स, मोबाइल फोन्स, कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। एक बार इंसान की खाने की जो डिमांड है वो पूरी होगी कि भाई उसे पता है मेरे को खाना तो मिल ही रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो लग्जरी या नेसेसिटीज के अलावा बाकी चीजों के ऊपर चला जाएगा। अब उसे कार भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फोन भी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कौन बना रहा है? ये तो इंडस्ट्रीज ही बना रही है ना। ऑल दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। दस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट enables the people to lay their hands upon a large variety of consumer goods to improve their standard of living। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हेल्प कर रहा है आम इंसान की, लोगों की, ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पहले से बढ़ा सकें। अपना जो है गुजारा तो उनका खाने पे चल रहा है, और अगर एक बार उनको खाना अच्छे से मिलने लग गया तो नेक्स्ट मकसद क्या होता है इंसान का, कि अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए, बढ़ाए। तो वो सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बनाता है। बिसाइड्स देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ती है, और जब एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी, लोग अपना फालतू पैसा खर्च तो करेंगे कहीं ना कहीं। पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर टू बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू लीड अ बेटर एंड कंफर्टेबल लाइफ। जब उनको तनख्वाहें ज्यादा मिलेंगी तो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए एसी भी लगा लेंगे, टीवी भी ले लेंगे, मोबाइल भी ले लेंगे, अच्छी अच्छी चीजें ले लेंगे। समझ की बात? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प करती है हमारे देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल फॉर्मेशन इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की तरक्की में। कैपिटल फॉर्मेशन को सिंपल वर्ड्स में हम इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हैं, कि जिस कंट्री में ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट होती है उसकी तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन सेविंग्स एंड इट्स इन्वेस्टमेंट्स। तो कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगी जब लोग पैसा सेव करेंगे और वही इन्वेस्ट किया जाएगा। इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है लोगों की इनकम्स बढ़ती है। Along with increase in income, people's marginal propensity to save also increases। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो अपनी तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा सेव करेंगे। It means that the capacity to save and savings habits improve among the people। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो सेव ज्यादा करते हैं, उनकी सेविंग हैबिट्स अच्छी हो जाती हैं। They begin to save more and more out of their increased income। वही वाली बात कि जितनी ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा सेव करेंगे। Opportunities and facilities of investment also multiply with development of the industries। तो सिंपल वर्ड्स में ज्यादा बैंक्स खुल जाएंगे, जितने ज्यादा बैंक्स खुलेंगे हम उसमें उतना ज्यादा अपना पैसा डालेंगे, और बैंक्स आगे फर्दर लोन्स दे दिया करेंगे तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। दस पीपल बिगिन टू इन्वेस्ट सेविंग्स एंड इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं बैंक्स में। जब बैंक्स में ज्यादा सेविंग्स करेंगे फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी नेशनल इनकम की उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज अपना 40-50% जो ऑफ नेशनल इनकम है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और अंडर डेवलप कंट्रीज में ये जो परसेंटेज है ये काफी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोल इन नेशनल डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यही है कि डिफेंस की जो जितनी भी जो प्रोडक्शन होती है वो एग्रीकल्चर तो करता नहीं, वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही होंगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स
to the defense of the country. कैसे? In modern era, defense of the country requires sophisticated military hardwares like weapons, tanks, aeroplanes, warships, helicopters, guns, etc. ये सारी चीजें चाहिए डिफेंस के लिए. Dependence on foreign countries for the supply of war materials and equipments is highly detrimental. अगर हम सारी डिफेंस के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होने लग गए, तो जब हमें जरूरत हुई और उसने हमें सामान नहीं दिया, तो हम जंग हार सकते हैं. It becomes difficult to import war material from abroad during war. War period के टाइम पे बाहर से सामान मंगाना मुश्किल हो सकता है. It is therefore imperative that industries producing defense equipments to be established within the country. तो वो defense equipments जो हमें जंग के टाइम पे चाहिए, वो विद इन द कंट्री ही ऐसी इंडस्ट्रीज बननी चाहिए जो विद इन द कंट्री वो सामान बना सके. इंडिया हैज सेट अप अ चेन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स. तो इंडिया ने काफ़ी चेन ऑफ इंडस्ट्रीज बना दी हैं जो ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट्स घर में ही बनाती हैं. ठीक है, बाहर से भी लेके आते हैं मगर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती, कम रहती है. विद इन द कंट्री काफ़ी ज़्यादा माल बन जाता है. और ये बनाता कौन है? खेतों में तो गोलियां या बंदूकें उगती नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती हैं. तो इंडस्ट्री जो है डिफेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन. वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई है. इट हैज प्रमोटेड exports of many industrial products like engineering goods and automobiles, chemicals, textiles, gems and jewelry etc. तो इसकी वजह से इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई है. underdeveloped countries underdeveloped country like India, where labor is cheap and in abundance against capital, there is a great scope of export of goods produced by labor intensive industries. तो इंडिया जो कि अंडरडेवलप्ड स्टेज पे है या फिर डेवलपिंग स्टेज पे है और यहाँ लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप है. अब आप मेरे को ट्रोल मत करना कि इंडिया अंडर डेवलप नहीं है, डेवलप्ड है जी, डेवलपिंग है जी. जो पैरामीटर्स हैं वो क्या शो करते हैं, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा. ठीक है, तो इंडिया जहाँ लेबर अबंडेंस है और लेबर सस्ती है, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करके लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा माल बना के बाहर बेच सकते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज बीइंग चीप फाइंड्स वाइड मार्केट अब्रॉड. तो यहाँ जो हम सस्ते में माल बना लेते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में महंगे में जाके बिकता है, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीज़ें बाहर से मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बनानी शुरू कर दी हैं हमने. By import substitution is meant the production within the country of goods similar or close substitute or similar to or close substitutes of the imported goods. मतलब वो चीज़ें जो बाहर से मंगवा रहे थे वही चीज़ें, उससे मिलती जुलती चीज़ें विद इन द कंट्री में बन रही हैं. बना कौन रहा है? इंडस्ट्री. Through industrial development, goods otherwise imported can be produced in the domestic economy. वही बात दोबारा लिख दी. As a result, there will be no need of importing the goods from other countries. तो बाहर से मंगवाने नहीं पड़ेंगे और हमारी फॉरेन करेंसी बच जाएगी. There will be less dependence on foreign countries and the goal of self reliance will be achieved. तो हम बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी और हम अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस अटेन कर लेंगे. नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंट्री कैन मेक optimum use of its natural resources like minerals, oil, gas, water, etc. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. कैसे? मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द सॉइल और ऑफशोर and for refining the same will be made within the country. तो अगर हमने ऑयल निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें पता लग गया कि फलां जगह पे गैस है, नेचुरल गैस है या ऑयल है, उसको निकालने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही चाहिए ना, एग्रीकल्चर तो नहीं ना वो काम कर सकता. इंडस्ट्री विल ऑल्सो प्रोवाइड मशीनरी फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर प्लांट्स. तो ये सारे के सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कहीं डैम डूम लगाना है या थर्मल प्लांट्स लगाने हैं, ये सारा काम कौन करेगा? ये तो भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर तो मशीनरी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. एग्रीकल्चर तो थोड़ा अनस्टेबल रहता है क्योंकि नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड रहता है. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा स्टेबल रहता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इकोनॉमी इज रिड ऑफ फ्लक्चुएशन. तो मेन गोल हमारा या किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का होता है कि फ्लक्चुएशंस कम से कम हो या ना के बराबर हो. तो ये गोल हम अटेन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू. एग्रीकल्चर बीइंग एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन नेचर, इट्स प्रोडक्शन इज ऑलवेज अनसर्टेन. ज्यादा बारिश पड़ गई या फ्लड आ गए तो भी काम तमाम, बारिश कम पड़ी तो भी काम खराब. ठीक है, देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ फ्लक्चुएशन. तो एग्रीकल्चर में फ्लक्चुएशन का स्कोप बहुत ज्यादा है. देयर
मे बी बम्पर क्रॉप्स इन वन सीजन फॉलोड बाय पुअर क्रॉप्स इन द अदर सीजन। क्या पता एक सीजन में बहुत ज्यादा क्रॉप हो, दूसरे में क्रॉप ही ना हो। इकोनॉमी इज दस अफ्लिक्टेड विद अनसर्टेनिटी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, और वो इकोनॉमीज जो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज है उनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैन एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो मैन मतलब इंसान करता है, मशीन करती है, और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट होती हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्लक्चुएशंस आर रिमोट, मतलब काफी कम पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस हो। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो सकती है जहाँ एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है, बाकियों में नहीं होती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन दस बी imparted an element of stability to a large extent एंड द इकोनॉमी कंटिन्यूज टू मूव ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो इसमें यही बताया कि जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमी और ज्यादा डेवलप करेगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादातर कौन प्रोवाइड कराता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इंसान की स्किल्स तो एग्रीकल्चर में कम डेवलप हो पाती हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में नई नई मशीनें चलानी है, उसको नई नई टेक्निकल नॉलेज लेनी है, तो ज्यादा डेवलप होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? ह्यूमन कैपिटल इम्प्लाइज एजुकेशन, टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, हेल्थ एंड डिसिप्लिन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन स्किल्स में आ जाती हैं, जिसमें बंदे को ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज या एजुकेशन या उसकी मेंटल हेल्थ और डिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं ह्यूमन कैपिटल में। Progressive human capital is an important element of economic development। तो अगर ह्यूमन कैपिटल में लगातार प्रोग्रेस होती जाएगी तो देश ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देश तो तभी तरक्की करेगा जब लोगों की जो ह्यूमन कैपिटल है वो हाई क्वालिटी की होगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी इसेंशियल फॉर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब लोगों की मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट्स होंगी। अब उस कंट्री में कहाँ इंडस्ट्री खुलेगी जहाँ के लोग ही अनपढ़ हैं? अफ्रीका में जाके इतनी ज्यादा क्यों नहीं खोलते? ठीक है ना। इट ब्रिंग्स आउट, या फिर अफगानिस्तान में जाके क्यों नहीं खोलते? मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा अफगानिस्तान ही अनपढ़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर पॉपुलेशन में स्किल्स ना के बराबर है। ठीक है, एग्रीकल्चर में होंगी, मे बी इंडस्ट्रीज में नहीं है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना ज्यादा हाई फाई नहीं है। इट ब्रिंग्स आउट द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ द पीपल। तो जब भी हम उनको सिखाते हैं, ह्यूमन कैपिटल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है? लोगों की जो क्वालिटीज हैं वो उभर के सामने आती हैं। दे इम्बाइब वर्च्यूज लाइक डिसिप्लिन, साइंटिफिक आउटलुक, पंक्चुअलिटी, इनोवेटिव स्किल्स, टेक्निकल प्रोग्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ह्यूमन स्किल्स अच्छी करेंगे तो ये सारी चीजें तो अपने आप आ ही जाएंगी। ऑल दीज क्वालिटीज एनेबल द मैन टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी उतना ज्यादा देश की तरक्की की स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो काम तो करेगा ही कोई ना कोई। मोर ओवर, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन एंड हेल्थ आर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ये सारे काम कर लेता है, टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा देता है, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो मशीनरी चाहिए वो भी प्रोवाइड कराता है, हेल्थ के लिए भी मशीनरी प्रोवाइड कराता है। आपने सीटी स्कैन वगैरह करना है तो वो कहाँ होता है? खेतों में थोड़ी ना होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर तो इतना कुछ प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तो ये सारी मशीनरी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्रोवाइड करवाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देयरफॉर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनानी है, कोई डैम्स बनाने, ये सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही तो इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट is essential for the development of infrastructure like transport, energy generation, communication etc। तो ये सारे काम करने तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक सीमेंट, स्टील, मशीन्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। और ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मीटिंग इंक्रीजिंग डिमांड। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी करता है। विद with the increase in population and rising per capita income in India, demand for various industrial goods like TV, AC, refrigerator, washing machine, mobile phones, cars वगैरह etc has increased। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन चीज़ों की डिमांड भी तो बढ़ रही है ना। तो जैसे जैसे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इन चीज़ों को प्रोडक्शन में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ये जो डिमांड इंक्रीज हो रही है इसको भी ये पूरा कर पाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस डिमांड कैन बी मेट बाय डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में ही इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से ही ये जो इंक्रीज डिमांड है ये पूरी हो सकती है। ठीक है, तो अब कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन मॉडर्न टाइम्स द टर्म या द टर्म्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर यूज्ड
एज सिनोनिमस। तो सिंपल वर्ड्स में दोनों की जो मतलब है वो सेम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको सिनोनिम्स के तरीके से, एक तरीके के सेम तरीके से ही डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सेम ही माना जाता है। इट इम्प्लाइज दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी मानी जाती है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो दोनों के दोनों सेम ही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। It is evident from the above discussion that industrial development is very essential for Indian economy. तो Indian economy के लिए industrial development काफी important है। Under the circumstances prevailing in the country, which 21.9% of the population lives below poverty line, unemployment is rampant, 46.2% of the population depends upon agriculture, and population is growing at a tremendous pace, the development of industrial sector becomes inevitable. तो सिंपल वर्ड्स में इंडस्ट्री को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का इतना अच्छा हाल नहीं है और पॉपुलेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और एग्रीकल्चर में 46.2% लोग काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। एज अ कंसिक्वेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी विल बी रेज्ड, इट्स ग्रोथ बैलेंस्ड एंड इट्स डिफेंस स्ट्रेंथेंड। तो जब भी हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे तो हमारी बैलेंस्ड इकोनॉमी हो जाएगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी की सारी बढ़ जाएंगी। तो आई होप ये लंबा सा क्वेश्चन जो है आपको पसंद आई होगी, इस लंबी सी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर पेपर में और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है और इसमें हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस in 1948 government announced a progressive industrial policy to promote industrial development। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 1948 में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आए, अनाउंस किया। ठीक है, इन द interest of planned industrial development and regulation act was enforced in 1951। तो 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी was amended many times, that is 1956, 1977, 1980 एंड 1991। तो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करते रहे ताकि वो सूटेबल हो जाए टुवर्ड्स द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो इकोनॉमी में सिचुएशन या कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से उसके लिए सूटेबल बन जाए। तो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गॉट अ फ्रेश फिलिप इन 1991 with the announcement of a liberalized industrial policy in 1991। तो 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक और बूस्ट मिला। कैसे? जब हमने एलपीजी के रिफॉर्म्स डिस्कस किए। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, उसके ऊपर अलग से मैंने एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है, वो अलग से टॉपिक है, यहाँ पे उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं अलग से अपलोड करूंगा, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बना ली हुई हैं। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2011 में आई एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो 2014 में आया हैज़ गिवन अ फर्दर बूस्ट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट ने बनाई ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took the following measures for the development of the industries। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो फॉलोइंग पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्रीज आना था, रुको 2 मिनट। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, सरकार ने बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज आज़ादी के बाद खुद बनाने का फैसला किया ताकि जो छोटे या जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं था या वो लगाना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि भाई हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों खोले, रिस्क में क्यों ले अपने पैसे। तो सरकार ने बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज खुद ब खुद बनाई। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन इंडिया। तो आज़ादी के टाइम पे तो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ थी नहीं, सारा सामान बाहर से मंगवाना पड़ता था। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन टाइप की इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। बिकॉज ऑफ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड
प्राइवेट सेक्टर इज़ रिलक्टेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दैम, क्योंकि इनको बनाने में, इनको चलाने में और इनको प्रॉफिटेबल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर शाई फील कर रहा था कि मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं। समझ की बात। इन परसुएंस ऑफ इट्स Industrial Policy 1956, government established many basic and heavy industries in the public sector। तो 1956 की पॉलिसी के हिसाब से सरकार जब चली तो सरकार ने काफ़ी बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ जो बनाई, जिनको कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट्स वर सेटअप विद फॉरेन कोलैबोरेशंस एट भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और रौरकेला उड़ीसा, जिसको अब उड़ीसा भी कहा जाता है, एंड बोकारो झारखंड इन द पब्लिक सेक्टर। तो बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनियां बनाई गई फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ। और कहाँ कहाँ पे बनाई गई वो मैंने लिखी है, आप नोट कर लेना। बिसाइड्स हैवी मशीन टूल्स, जिसको HMT भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हैवी इलेक्ट्रिक, heavy chemical fertilizers, petrol and petroleum product industries were also set up in public sector। तो सरकार ने हैवी इलेक्ट्रिकल जैसे BHEL वगैरह ये कंपनियां भी बनाई। ठीक है। हैवी केमिकल्स और हैवी इलेक्ट्रिकल और मशीन टूल्स, ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी हमारे कंट्री के लिए, वो सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर के अंडर ही बनाई। ठीक है। ऑल दिस हैड सॉल्यूटरी इफेक्ट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां खोलने से काफ़ी तेज़ी से जो है इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड इसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी कह सकते हो कि काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक है। इंटरनल इकोनॉमीज़ तो विद इन द कंपनी होती हैं, मैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ इसको कहूँगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव हो गए, क्योंकि अगर ये रॉ मटेरियल वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सरकार खुद बनाएगी तो बाकी कंपनियों को तो एनकरेजमेंट ही मिलेगी ना। ठीक है। तो वहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज़ वाला पार्ट नहीं लगना, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ वाला पार्ट लगेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। सरकार ने बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ तो खोली और कई टाइप की नई इंडस्ट्रीज़ भी खोली। कैसे? सेवरल इंडस्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट in public and joint sectors, that is pharmaceuticals, telephone, railway engines, TVs, etc etc। तो नई टाइप की इंडस्ट्रीज भी खोली जो इंडिया में पहले बिल्कुल भी ना के बराबर थी, जैसे टेलीफोन, रेलवे इंजन्स, कार की कंपनी खोली और TV सेट्स वगैरह वगैरह। Establishment of new industries in the private sector was also encouraged। तो प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा बहुत एनकरेज किया गया कि भाई तुम भी थोड़ा बहुत खोल लो। ठीक है। और प्राइवेट कंपनियां भी आई, वो कौन कैसे कैसे आई वो आगे डिस्कस करेंगे। मगर 1991 के बाद बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी जोर मिला और पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। ठीक है। बिसाइड्स इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो एनकरेज्ड। तो ये इन टाइप की इंडस्ट्रीज को भी एनकरेजमेंट मिली। सेटिंग अप these industries has facilitated balanced industrial growth। तो इन टाइप की नई नई इंडस्ट्रीज खोल के बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सरकार अचीव या अटेन कर पाई। तो पहला पॉइंट आ जाता था कि सरकार ने बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज खोली, और दूसरा कई नई टाइप की इंडस्ट्रीज खोली जो पहले कंट्री में नहीं थी। थर्ड पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो लोन्स वगैरह दे सकें और फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें इंडस्ट्रियल सेक्टर को। विद द व्यू टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकार ने खोले? दे आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले ताकि सरकार फाइनेंस प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्ते रेट पे। ठीक है। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेक अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे छोटे टाइम के लिए लोन चाहिए या मीडियम टाइम के लिए, मिडिल टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, उसको सस्ते रेटों पे दे देते थे इंडस्ट्रीज को। क्यों? ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। These loans have been instrumental in effecting rapid industrial development in India। तो इन लोन्स की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि लोन्स अवेलेबल होंगे तो हर कोई कंपनी खोलने की तो करेगा ही। in 2020-2021 all Indian financial institutions provided financial facilities amounting to 2,22,164 करोड़। तो 2.25 लाख रुपया तकरीबन इन्होंने लोन्स में दे दिया इंडस्ट्रीज को। ठीक है। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑन बैंक्स टू वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स एज ऑन 26 मार्च 2020 वॉज 29,18,028 करोड़। तो अभी तक
ये 2021 में आउटस्टैंडिंग था, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने या सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले जो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको सस्ते में लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई कंट्री में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज़ ऑफ फॉरेन कैपिटल। सरकार ने फॉरेन कैपिटल की फैसिलिटीज़ दी, सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी वो खोल दी ताकि बाहर से आके भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स हो सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट हैज़ adopted liberal economic policy to facilitate foreign capital investment। तो हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको लिबरल कर लिया ताकि बाहर से कंपनियां आके भी अपने या गवर्नमेंट्स या बाहर का पैसा भी हमारी इकोनॉमी में आ सके, ठीक है। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन भिलई, दुर्गापुर, रूरकेला एंड बोकारो in the public sector have been established in collaboration with the foreign capital। तो ये जो आयरन एंड स्टील कंपनियां जो मैंने बताई फलां एरिया में खुली हुई हैं, ये हमने फॉरेन कैपिटल की मदद से ही खोली थी। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल हैज़ बीन एनकरेज। तो 1991 के बाद जो फॉरेन कैपिटल है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एनकरेज किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बनाया जो कि देखेगा कि कहाँ कहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए और उनको प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेगा। फ्रॉम अप्रैल 2000 टू सितंबर 2001 द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया अमाउंटेड टू 34,0409 करोड़। तो ये 2021 का डाटा, आप लेटेस्ट डाटा इसमें ऐड कर सकते हो। सेटिंग अप ऑफ मैनी हाईटेक इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम पॉसिबल विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो हाईफाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं कंपनियां, वो विदाउट फॉरेन कोलैबोरेशन या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ही हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हाईटेक हो गई। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया कि अगर कोई कंपनी फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स या फॉरेनर्स के साथ कोई टेक्निकल एग्रीमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स करना चाहती है तो वो कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शनड मैनी फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो वही बात इंग्लिश में लिख ली कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स के बाहर से इतनी इतनी मशीनें आएंगी, ऐसा ऐसा आएगा, फॉरेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दीज एग्रीमेंट्स इंडियन इंडस्ट्रीज में मेक पेमेंट to foreign companies in foreign currency for the import of sophisticated technology either in the form of royalty और एज वन टाइम पेमेंट। तो इसके अंडर जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, उनके साथ ये फैसला किया गया कि भाई अगर तुमने फॉरेन की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो या तो वन टाइम पेमेंट दे दो जो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जा रहा है, या फिर आप उसको आस्ता आस्ता करके मतलब रॉयल्टी प्रोवाइड कराते रहो कि हर साल जितनी भी आपकी सेल हुई उसकी कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ दे दो, उनको रॉयल्टी वगैरह दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज देम टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसीज अंडर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स। तो जब भी आप फॉरेन टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदते हो या बाहर से यूज़ करने की परमिशन लेते हो तो इंडस्ट्रीज़ को खुली छूट दी गई कि तुम फॉरेन करेंसी में बाहर पे कर सकते हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एग्रीमेंट्स इंडियन इंडस्ट्रीज विल बी इन अ पोजिशन टू गेट मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एट रिलेटिवली लेस कॉस्ट। तो इन एग्रीमेंट्स की वजह से बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया गया और सस्ते लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्रीज़ को पड़ी। तो बाहर से जब डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, कोई बिचौलिया नहीं होगा और जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली फॉरेन करेंसी में पे कर सकती हैं तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली तो सरकार ही प्रोवाइड कर रही थी ना शुरू में, अब थोड़ी बहुत प्राइवेट कर दी है, मगर पहले तो सरकार के कंट्रोल में थी। To increase generation of power for the benefit of industrial development, several measures have been taken by the government। तो गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए जिससे कि पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके। तो क्योंकि जनरेशन ऑफ पावर ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को भी पावर मिलेगी ताकि वो अच्छे से सस्ते से काम कर सके। अगर सोर्स ऑफ पावर महंगा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, या दामोदर वैली, महानदी वैली, पोंग डैम, तेहरी डैम एट्सेट्रा हैव बीन लॉन्च। तो कई जो डैम्स वगैरह हैं वो प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए गए ताकि सस्ती बिजली बनाई जा सके, ठीक है। मैनी थर्मल पावर एंड एटॉमिक स्टेशंस हैव बीन सेटअप। तो थर्मल पावर स्टेशंस और एटॉमिक पावर स्टेशंस भी सेटअप किए गए। इन 1951 पावर जनरेशन वाज barely 5.1 billion kilowatt. In 2019-2020 it increased
to 1384 बिलियन किलोवाट। तो 1951 का डाटा दिया हुआ है और 2019 और 2020 का डाटा दिया हुआ है, तो आप देखो कितने गुना जो है हमारी जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। दस द पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 271 टाइम्स with the increase in the generation of electricity, substantial improvement in the development of industry has been possible। तो जब बिजली इतने गुना ज़्यादा बनेगी तो वही बिजली को यूज़ करके तो हम इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में काम भी अच्छा होगा। समझ गए बात। तो इस पॉइंट में ये बताया कि सरकार ने बिजली को कई गुना ज़्यादा बनाने में हेल्प की, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप हो सका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। सरकार ने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इनकरेज किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज हैज़ largely facilitated the movement of raw material to industries and finished goods to markets and ports। तो ये सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे रेलवेज़ होगी, रोडवेज़ होगी, वाटरवेज़ हो गए, एयरवेज़ हो गए, ये सरकार ने डेवलप किया ताकि इन सारे रूट्स के थ्रू, इन सारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के थ्रू रॉ मटेरियल कंपनी में आसानी से आ सके और जो भी कंपनियां सामान बनाती हैं वो उनकी मार्केट्स तक पहुंचाया जा सके। एज अ रिजल्ट स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो कंपनियों में भी डिसेंट्रलाइजेशन होने लगी, सारा का सारा माल एक ही कंपनी में नहीं बनता, क्योंकि सामान को ले जाना लाना आसान हो गया, तो डिसेंट्रलाइजेशन होगी। छोटे छोटे काम के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ खोल ली गई जो स्पेयर पार्ट्स टाइप की हैं, उनसे सामान मंगवा लिया जाएगा और हम फिटिंग फुटिंग करके भेज देंगे, इस टाइप का काम। Likewise, expansion of facilities of communication like telephone, post, telegraph, fax, mobile phones, email, etc. has improved efficiency of the industries a lot। तो ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये वो, ईमेल, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे आने से जो कम्युनिकेशन है वो इतनी फास्ट होगी कि जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इनकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, अब हम बैकवर्ड रीजन्स में भी जाके इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं। इन 1951 रोड्स मेजर्ड वर 1.57 लाख किलोमीटर्स। तो उस टाइम पे 1.57 लाख किलोमीटर्स होती थी। इन 2018-2019 इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट road networks in the world with the total length of the road of about 63.83 लाख किलोमीटर्स। तो 1951 का डाटा दे दिया और जो लेटेस्ट डाटा आपने वो दे दिया जो दिखाए कि भाई इतने इतने गुना रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है। लेंथ ऑफ द रेल लाइंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो रेलवे लाइंस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द एयर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो एयर ट्रांसपोर्ट में भी, तो बेसिकली इस पॉइंट पे आपने लिखना है कि सरकार ने अपना जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा कर दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा लिखना ज़रूरी होता है इंडियन इकोनॉमी में, वो आप लिख लेना। 8th पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज़ ऑफ इन्वेंशंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू एक्सपैंड द फैसिलिटीज़ ऑफ इन्वेंशंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। तो इन्वेंशंस के लिए और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जो इनोवेटर्स हैं उनको एनकरेज किया। इन 1983 गवर्नमेंट इशूड टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। Its aim is to develop indigenous technology and to make optimum use of imported technology। तो सरकार ने 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दी। उसके अंदर सरकार ने कहा कि हम जो इंडिजिनस जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको एनकरेज करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे और फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे जो भी हमने बाहर से टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट की है उसको। ठीक है, जैसे बाहर से मशीनें मंगानी है और विद इन द कंट्री भी कोई मशीनें या टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश करनी है, सिंपल वर्ड्स में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द इन्वेंशंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। तो सरकार ने डिपार्टमेंट खोला जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो फैसिलिटेट करेगी इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को एनकरेज करेगी। ठीक है, द डिपार्टमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ चेन ऑफ नेशनल लेबॉर्ट्रीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। तो ये जो डिपार्टमेंट था इसने एनकरेज किया कि नेशनल लेबॉर्ट्रीज बने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज किया अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स हैव बीन सैंक्शनड टू इंडस्ट्रीज एट लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे ये सारा का सारा काम जो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करने की कोशिश की। ठीक है, दीज एंजॉय एग्जम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस। तो इसको इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस में जो है एग्जम्पशंस मिली। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस
एंड नेशनल अवार्ड्स आर गिवन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़। तो सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल अवार्ड्स दिए गए और फाइनेंशियल तरीके से काम करने की इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई। फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया कि हमारी क्या कहते हैं जो है इंस्टीट्यूशंस खोले गए, उन इंस्टीट्यूशंस के अंडर ये सारा का सारा काम किया जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सरकार जो है रिवॉर्ड प्रोवाइड कराएगी या फिर सरकार इंसेंटिव्स देगी ये सारे काम करने के लिए, ठीक है। स्पेशल इंसेंटिव्स आर गिवन फॉर इन्वेंशंस के लिए स्पेशल जो है स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो करता है उसके लिए भी स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। इन 1996 गवर्नमेंट सेटअप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड। तो सरकार ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड खोला, ठीक है। और इट प्रोवाइड सब्सिडीज़ टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर डेवलपिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी ये सारा काम किया गया। फर्दर देयर आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सपोर्टिंग रिसर्च इन देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो रिस्पेक्टिव सेंटर्स के हिसाब से सरकार ने कई सेंटर्स रिसर्च के लिए जो है खोले और उसमें सरकार ने फंडिंग की और उनको सपोर्ट किया रिसर्च को। सिंपल वर्ड्स में इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने इन्वेंशंस और इनोवेटर्स और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, पैसे की, और जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वो इनोवेटर्स या इन्वेंशंस करने वालों को प्रोवाइड की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स टू रिहेबिलिटेट सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो जो भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की और वो जो लॉस मेकिंग जो यूनिट्स थे उनको हेल्प करने की कोशिश की ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग परसिस्टेंट एफर्ट्स टू रिहेबिलिटेट सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो जो कंपनियां लॉसेस पे चल रही हैं उनको फिर से अपने पैरों पे खड़े करने के लिए सरकार ने सस्ते रेटों पे लोन्स वगैरह दिए। फॉर दिस पर्पस इट हैज़ सेट अप इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। इट अरेंजेस फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। तो रिहेबिलिटेशन जो सिक यूनिट्स हैं उनको फिर से रिहेबिलिटेट करने के लिए ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है ये बैंक, ठीक है। उसके बाद टू सेव द सिक यूनिट्स फ्रॉम क्लोजर एंड टू कीप देम रनिंग गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन ओवर मैनी सिक यूनिट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी सिक यूनिट्स हैं उनको खुद को कंट्रोल कर लिया। वो कंपनियां जो लॉस पे चल रही थी उनको खुद खरीद लिया ताकि जॉब लॉसेस वगैरह ना हो, ठीक है। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिहेबिलिटेट 124 सिक टेक्सटाइल यूनिट्स। तो जो टेक्सटाइल कंपनीज लॉस पे चल रही थी, तकरीबन 124 लॉस मेकिंग कंपनीज थी, उनको सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन बनाई और उसके अंडर कर लिया ताकि इनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। इन 1987 Board for Industrial and Financial Reconstruction was set up in order to solve the problem of rehabilitation of sick units। तो 1987 में बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल जो रिकंस्ट्रक्शन है वो बनाया गया ताकि जो सिक यूनिट्स है लॉस मेकिंग कंपनीज हैं इनको फिर से रिहेबिलिटेट किया जा सके, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो कमर्शियल बैंक्स भी जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि जो लॉस मेकिंग कंपनियाँ ये अपना लॉस कैसे ख़त्म कर सकती हैं, ठीक है। 10th पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। तो सरकार ने ऐसी फैसिलिटीज़ दी कि बैकवर्ड एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, वहाँ के लोगों को भी जॉब्स मिले, वहाँ के इलाके भी डेवलप हों। स्पेशल फैसिलिटीज़ हैव बीन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रीजन्स। इनमें क्या किया जाता है, steps are taken by the government in this direction are: A, public sector enterprises have mostly been set up in backward areas like Bihar, Odisha, हमारे टाइम पे उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कहते हैं, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा। और बी, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स एंड फोकल पॉइंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश इन बैकवर्ड एरियाज़। तो सिंपल वर्ड्स में सरकार ने बैकवर्ड एरियाज़ में कई स्टेप्स लिए, सस्ते में लोन दिए, टैक्स माफ़ कर दिया और ज़मीनें सस्ते में दे दी ताकि उन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। हेयर इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर प्रोवाइडेड लैंड, शेड्स, पावर, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये फैसिलिटीज़ दी गई। सी पॉइंट इसमें आ जाता है इंडस्ट्रीज सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज़ ऑल्सो गेट सब्सिडीज। सरकार ने सब्सिडीज़ दी। इंडस्ट्रीज सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज़ आर ऑल्सो ग्रांटेड एग्जम्पशंस फ्रॉम GST, इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज़ फॉर सम ईयर्स। तो सरकार कहती थी भाई खोल लो, तुम जब खोलोगे तो इतने इतने साल के लिए तुम्हारा टैक्स माफ़, ठीक है। इम्पोर्ट लाइसेंसेज आर इशूड फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड मशीन्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अगर बैकवर्ड एरियाज़ में कोई कंपनियां खुलती थी तो उनके लिए इंपोर्ट लाइसेंसेस के वो बाहर से इंपोर्ट करा सकें सामान, टेक्नोलॉजी वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, उनके लिए इंपोर्ट लाइसेंसेस आसानी से बन जाते थे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी
एंड कंसेशंस ऑन पावर टैरिफ्स आर ऑल्सो मेड अवेलेबल, बिजली सस्ती में दी गई, इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी दी गई। एंड इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज गेट काउंसलिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल एंड सेल्स मैटर, तो उनको फ्री में काउंसलिंग भी दी गई, लोन्स भी सस्ते रेटों पे दिए गए। तो सारे काम सरकार ने किए जिसकी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे एनकरेजमेंट मिले, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल फैसिलिटीज़ टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां उनको स्पेशल एम्फेसाइज किया गया, स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई, क्योंकि वो बाहर सामान बेचेंगी जाके तभी तो डॉलर आएंगे ना। गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड स्पेशल फैसिलिटीज़ टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिसको EOU भी कहा जाता है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वैसे भी नेगेटिव चल रही है, आपको पता है। टू डेवलप these units, export processing zones have been created in different parts of the country, that is Kandla गुजरात में, एंड सेंटा क्रूज महाराष्ट्र में, एंड फाल्टा वेस्ट बंगाल में, एंड नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोचीन केरला में, एंड चेन्नई तमिलनाडु में, एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन जगहों पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खोले गए, जिनकी मदद से यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खुलेंगी जो कि अपना सारा माल बाहर बेचेंगी और डॉलर कमाएंगी। अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ जिसको कहा जाता है, हैव बीन प्रमोटेड, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी खोले गए जहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आके काम करेंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज जोन्स इज टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल एनवायरनमेंट टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, तो यहाँ की कंपनीज तो खुलेंगी, बाहर से कंपनियाँ आके भी यहाँ एक्सपोर्ट यूनिट खोल सकती हैं ताकि वो बाहर सामान बेचें जाके अपना। द मेजर शेयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज यूनिट्स इज एक्सपोर्टेड, तो ज़्यादातर माल इनका बाहर ही चला जाता है, मतलब एक्सपोर्ट हो जाता है। वेरियस काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ आर गिवन टू एनेबल देम टू कम्पीट इन फॉरेन मार्केट्स, तो फॉरेन मार्केट्स में कम्पीट करने के लिए जो हमारे लोकल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सरकार ने फैसिलिटीज़ दी। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो ISI मार्क, ये मार्क, वो मार्क, इस टाइप के जो है मार्क्स वगैरह, एग मार्क वगैरह दिए गए ताकि जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो अच्छी हो सके और बाहर हमारा माल फॉरेन कंट्रीज़ में जाके और विद इन द कंट्री भी अच्छे रेटों पे बिक सके। इन 1947 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वाज सेट अप टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड टू इफेक्ट देयर स्टैंडर्डाइजेशन, तो हर एक माल स्टैंडर्डाइज तरीके से बने, उसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को लॉन्च किया गया, ठीक है। दिस ब्यूरो सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडर्ड सेट करेगा, उसी के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को वो सामान बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स कन्फर्म to the standard set by the bureau are allowed to use ISI mark on their products, तो जो भी उस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं उन कंपनियों को ISI मार्क दे दिया गया, वो यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ISI मार्क्ड है, ठीक है। द ब्यूरो प्रमोट्स क्वालिटी कंट्रोल, तो ये जो ब्यूरो सरकार ने बनाया था ये क्वालिटी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री की फील्ड में कौन सा सामान कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगी उसको बताता है, ठीक है। ISI मार्क्ड गुड्स एंजॉय रेपुटेशन इन द मार्केट एंड द कस्टमर्स गिव प्रेफरेंस टू देम, तो अगर ISI मार्क होगा तभी लोग खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान और लोगों का कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि सरकार ने उसको चेक किया हुआ कि ये माल स्टैंडर्डाइज्ड है। टू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल दिस ब्यूरो ऑल्सो इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों या इंडस्ट्रीज़ हों, मैनेजमेंट लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी कि ऐसे ऐसे माल बनाओ, इस क्वालिटी का सामान बनाओ। एज अ रिजल्ट क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंप्रूव, तो क्वालिटी तो इंप्रूव होनी थी। टू प्रमोट क्वालिटी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज फॉर टेकिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशंस फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, तो ISO मार्क, ये मार्क, वो मार्क, इस टाइप के सरकार ने स्टैंडर्ड्स बनाए और इस टाइप के जो है स्टैंडर्ड्स तय किए, उसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सामान बनेगा और लोग भी ख़रीदना चाहते हैं जब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई सरकार की अथॉरिटी का मार्क होता है, जैसे सोने पे भी मार्क होता है तो लोग वही खरीदना चाहेंगे ना, क्योंकि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। 13 पॉइंट आ जाता है डेवलपिंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो दिल्ली टू मुंबई जो है रोड अच्छी बना दो, एक रेलवे लाइन अच्छी कर दो ताकि जो बिग सिटीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से हो सके और सामान भी इधर उधर जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग DMIC अलॉन्ग विद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर दादरी हरियाणा टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, तो बेसिकली हरियाणा जो है और जो महाराष्ट्र है उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है उसको और अच्छा करने के लिए उसको एक कॉरिडोर की तरह डेवलप किया जा रहा है। इट विल कवर
1483 kilometer distance, and master plan has vision of developing 24 manufacturing cities along with the corridor. तो कॉरिडोर के साथ 24 सिटीज़ जो लगती हैं उनको भी मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ के तौर पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है. इट एम्स टू सेट अप quality infrastructure in manufacturing cities to make them global industrial destinations. तो उन cities को भी और infrastructurally develop किया जाएगा ताकि वहाँ पे भी जो है industrial destination मतलब नई नई कंपनियाँ आएँ वहाँ पे पैसे लगाएं. simple words में the project aims to triple industrial output in 9 years and double the industrial employment potential in 7 years. तो मेन एम तो यही है कि भाई तकरीबन अगले 9 साल में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो जो है वो ट्रिपल 3 गुना कर देंगे और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कई गुना बढ़ा देंगे. ठीक है. दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ कोलैबोरेशन में ये काम किया जा रहा है. इट एक्सटेंड्स ओवर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड दमन एंड दीव. तो इन सारों को बीच में लेके चल रहे हैं ताकि ये सारे इलाके भी डेवलप हो जाए. ऑलरेडी डेवलप हैं तो और ज़्यादा डेवलप हो जाएं. यहाँ से रोड्स वगैरह निकालने की या रेलवे लाइंस या जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह उनके लिए कोशिशें चल रही हैं. 3 more इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कनेक्टिंग चेन्नई एंड बेंगलुरु एंड मुंबई, अमृतसर एंड कोलकाता आर अंडर प्रेपरेटरी स्टेज. तो और ज़्यादा जो है कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर सके, उनको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो. तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया में या किसी भी अदर डेवलपिंग कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो. ठीक है. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे. पॉइंट्स तकरीबन सेम ही होते हैं और जिस हिसाब से आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है. तो चलिए शुरू करते हैं. Despite several success stories in the direction of industrial development, the rate of industrial development in India has been very slow as compared to many other countries. तो इतने सारे हमने जो है स्टेप्स ले लिए फिर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है. ये इतनी कम क्यों है, वो कौन कौन से रीजंस है वो नीचे डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द लास्ट 7 decades रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ बीन अबाउट 5% पर एनम. तो 5% की रेट से बढ़ रही है जो कि कम है. मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया आर एज फॉलोज. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. सबसे पहला शॉर्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेज. भाई पावर की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज इज in ample measure and at fair prices is an essential precondition of industrial development. तो अगर किसी भी कंपनी को जो पावर है, बिजली है या फिर जो सोर्स ऑफ पावर है जैसे कोयला वगैरह है या फिर पेट्रोल डीजल है, ये सस्ते रेटों पे नहीं मिलेंगे तो उनकी कॉस्टिंग तो बढ़ी जाएगी. 3 main sources of power in India are electricity, coal and oil. Supply of both hydroelectricity and thermal electricity is far less than demand in India. तो जितनी भी बिजली वगैरह प्रोड्यूस होती है वो डिमांड से तो कम ही प्रोड्यूस होती है. ठीक है. हालांकि हमारे कंट्री में इतनी बिजली जितनी डिमांड है उतनी प्रोड्यूस नहीं हो सकती. अब आप शहरों को मत देखो, आप विलेजेस में भी तो देखो ना जहाँ 8-8 10-10 घंटे के कट लगते हैं. मगर क्योंकि हम फालतू बिजली बनाते हैं, सप्लाई जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो हम कई कंट्रीज़ को बेच रहे हैं. बांग्लादेश, नेपाल को बेच रहे हैं बिजली, समझ के बात, मगर अपने कंट्री में नहीं दे रहे. ठीक है. अब मैं किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट ही बनाती है. ठीक है. तो आप इनडायरेक्टली समझ जाओ. इन द मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एज अगेंस्ट द इंडस्ट्री. तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर होगा तभी तो खाना होगा ना. तो इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर को फोकस किया जाता है जब बिजली देनी होती है. तो पंजाब में तो जो एग्रीकल्चर के लिए जो पंप वगैरह लगे हैं उनके लिए जो बिजली है उस पर तो पैसे भी नहीं आते, उस पर तो बिल भी नहीं आता. इंडस्ट्रीज देयरफॉर गेट मच लेस इलेक्ट्रिसिटी दैन देयर रिक्वायरमेंट. तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम बिजली उनको मिलती है. फॉर want of electricity they have either to stop production or make use of diesel engines. या तो वो उस बिजली का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, कोई और काम करेंगे, या फिर वो डीजल इंजन्स से काम करवाएंगे जिससे पोल्यूशन वगैरह होता है. both these situations cause the cost of production to rise and the amount of profit fall. तो सिंपल वर्ड्स में
जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कॉस्टली है, कॉस्टली होएगी तो भाई प्रॉफिट्स तो गिरेंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि भाई पावर सोर्सेज की कमी होना। सेकंड पॉइंट, इनएफिशिएंट कैपिटल, पैसे की कमी होना। लार्ज एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उनको तो ज़्यादा पैसा चाहिए। दीज इंडस्ट्रीज मीट देयर कैपिटल नीड्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये कहाँ से पैसा उठाती हैं? या तो स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स डालती हैं, आईपीओ वगैरह निकालती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेती हैं या बैंक से पैसे लेती हैं। बिकॉज ऑफ स्कैम्स एंड ह्यूज वॉलेटिलिटीज इन द स्टॉक मार्केट, पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट में इतने ज़्यादा घपले, इतने ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं कि लोग आजकल तो करंट सिनेरियो के हिसाब से तो फिर भी लग गए हैं पैसा लगाने, मगर अभी भी इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है? वो काफ़ी कम परसेंटेज है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल टू मेक अवेलेबल एडिक्वेट फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू लार्ज एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाती जितना इनको चाहिए, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कमर्शियल बैंक्स also do not provide sufficient capital at reasonable rate of interest to all the industries। तो कमर्शियल बैंक्स भी या ये जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये जितना उनको पैसा चाहिए होता है उतना अगर दे दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, और जितना पैसा देना चाहते हैं वो जितना पैसा उनको चाहिए होता है उतना दे नहीं पाते, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इज दस अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आगे एक रुकावट है कि भाई उनको पैसा चाहिए और पैसा मिल नहीं रहा इंडस्ट्रीज़ को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल रहा, जो इंडस्ट्रीज़ सरकार से अपना दोस्ताना रिलेशन बना के रखती हैं उनको तो आसानी से मिल जाता है पैसा, मगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो सरकार के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं बना पाते या फिर सरकार के कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो सरकार को पसंद नहीं आते, उनको लोन्स या तो नहीं दिए जाते या बिल्कुल कम दिए जाते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनसफिशिएंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह चाहिए, जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है ये तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। बट इन इंडिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोड्स, मोटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एटसेट्रा हैव नॉट येट फुली डेवलप्ड। तो अभी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। 2-4 जगह पे सड़कें अच्छी बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कंट्री में बन गई हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रोड इज़ क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री इन इंडिया। भाई एक बार रोड बना के जाते हैं, बारिश होती है टूट जाती है, ठीक है। रेलवे सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वैगन्स। तो रेलवे की जो वैगन्स है वही बड़े कम है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव नॉट येट डेवलप्ड सेटिस्फैक्टरली। तो जो भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के सिस्टम है वो अभी जितने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से उतने डेवलप नहीं हो पा रहे। आस्ता आस्ता डेवलप हो रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, मगर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा। 10 insufficient development of economic infrastructure is another major problem of industrial development। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी क्यों। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। तो जो इंडस्ट्री है वो पुराने तरीके से बनी हुई है, मशीनें भी पुरानी है, तो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है, पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट, सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जब भी इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही। मशीन टूल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ इनकेपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो मशीनें बनाने वाली कंपनियां वो सारी टाइप की मशीनें विद इन द कंट्री नहीं बना पा रही हैं, ठीक है। मेन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर एटसेट्रा रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न मशीनरी। तो इन इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्न मशीनरी तो है ही नहीं, बाहर से मशीनें लाते ही नहीं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, मशीन टूल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एटसेट्रा ऑल्सो नीड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन मेकिंग यूज़ ऑफ कन्वेंशनल मशीन्स। तो ये भी सारा का सारा अपने कहना है कि लार्ज स्केल, मीडियम एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो पुराने तरीके से काम करी जा रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनों से नहीं काम कर रही। कंसिक्वेंटली देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हाई एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ लो। तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी, उनका सामान या तो कोई खरीदेगा नहीं या महंगा होगा तो भी नहीं बिकेगा, तो इस वजह से उनको लॉसेज होंगे कंपनियों को। 5th पॉइंट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस। तो इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि रिसर्च एंड इनोवेशंस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। देयर इज़ सीरियस लैक ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस in our country. Consequently, industries of
द कंट्री फेल टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स, तो नए नए तरीके के गुड्स नहीं बनते जैसे चाइना में बनते हैं। प्रिवेलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट कम डाउन, जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम नहीं हो पा रही। देर इज़ हार्डली एनी इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में भी इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही। रिसर्च एंड इनोवेशंस आर कॉस्टली अफेयर्स, ये तो आपको पता ही है कि R&D करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Most of the Indian industries are not in a position to mobilize finances for research and development, nor they keen to do so. तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना भी नहीं चाहती, ना उनके पास पैसे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया स्पेंड्स बेयरली 0.88% ऑफ इट्स GDP ऑन R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरा इंडिया 1% से भी अपना कम खर्चा करता है, ठीक है, जो कि बड़ी कम है। एज अगेंस्ट इट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज स्पेंड मोर देन 2% ऑफ देयर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन R&D। तो बाकी डेवलप कंट्रीज़ में देखा जाए तो 2% या 2 से ज़्यादा परसेंट R&D के ऊपर खर्च किया जाता है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेस एक्सपेंडिचर ऑन R&D इज़ देयरफॉर हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो R&D पे इतना कम पैसे खर्च करेंगे तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी, कहाँ से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल एट फेयर प्राइजेज इज़ नॉट अवेलेबल टू सेवरल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आउटपुट तो लो क्वालिटी जाएगी ना, और सस्ते रेट पे भी अवेलेबल नहीं होता। मैनी इंडस्ट्रीज इंपोर्ट देयर रॉ मटेरियल, कई इंडस्ट्रीज़ तो बाहर से मंगवाती हैं। इंडस्ट्रीज़ लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इंजीनियरिंग, कार एंड कंप्यूटर्स एट्सेट्रा डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज़ फॉर देयर रॉ मटेरियल। तो कई रॉ मटेरियल जो है वो तो बाहर से आता है, चाइना वगैरह से आता है, ठीक है। अगर कोई पंगा पड़ जाएगा, उनका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो या तो वो सामान नहीं बना पाएंगे या फिर वो महंगे में बेचेंगे। फॉरेन एक्सचेंज इज़ नीडेड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो फॉरेन करेंसी चाहिए। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल कैन नॉट बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। तो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है, तो जब कमी हो जाती है तो बाहर से उतना सामान नहीं मंगवा पाते जितना रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल सिकनेस, कंपनी लॉसेज में चल दी जाती है। इंडस्ट्रियल सिकनेस और द प्रॉब्लम ऑफ सिक यूनिट्स हैज़ बीन ऑन राइज इन इंडिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज लॉसेज पे चली जाती हैं, उसको सिक इंडस्ट्री कहा जाता है। सेवरल यूनिट्स ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड सिक, ठीक है। सच यूनिट्स फेल टू रीपे द लोन्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर कॉल्ड सिक यूनिट्स। तो वो कंपनियां जिन्होंने लोन लिया होता है और वो प्रॉफिट दिखाती नहीं और लोन वापस नहीं कर पाती, बैंकरप्ट टाइप हो जाती हैं, उनको सिक यूनिट्स कहा जाता है। दे ऑल्सो फेल टू पे प्रोविडेंट फंड्स एट्सेट्रा टू द लेबरर्स, तो लेबरर्स को PF वगैरह भी नहीं दे पाती। PF मतलब प्रोविडेंट फंड। There are many factors responsible for the sickness of industrial units, that is large closing stocks due to lack of sale of the output। उनका माल ही नहीं बिक रहा, उनके पास सामान पड़ा है वो बिक नहीं रहा। सिंपल वर्ड्स में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितना उनका काम करने की कैपेसिटी है, 10 मशीनें लगी हैं तो 4 ही चल रही हैं एट ए टाइम, बाकी चला ही नहीं पा रहे क्योंकि डिमांड ही नहीं है उनके सामान की। या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जैसे हड़तालें वगैरह होगी, मुजाहरा हो गया जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है इंडस्ट्रीज़ को लॉसेज होते हैं। तो सिक यूनिट्स बहुत हैं इंडिया में। नेक्स्ट आ जाता है रीजनल इनइक्वालिटीज़। कुछ रीजन्स काफ़ी डेवलप्ड हैं और कुछ रीजन्स काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इस वजह से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाती पिछड़े हुए रीजन्स में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स एंड रीजन्स ऑफ द कंट्री इज़ क्वाइट अनबैलेंस्ड, तो अनबैलेंस तरीके से डेवलपमेंट है। देयर आर सम स्टेट्स विच आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एट्सेट्रा। रफली 50% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री इन द कंट्री इज़ लोकेटेड इन दी स्टेट्स। तो जो डेवलप्ड इलाके हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, वहाँ पे तकरीबन देश की 50% जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। दी स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो और वो पूरे देश का जितना इंडस्ट्री बना रही है उसका 60% बना रहे हैं। ऑफ दी स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियली। तो जो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं काफ़ी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, बट स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश आर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड। तो काफ़ी स्टेट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, और भी 2-4 हैं जो इंडस्ट्रियली काफ़ी बैकवर्ड हैं। डिस्पाइट द कंप्लीशन ऑफ 12 5-year plans in the country, problem of regional inequality in respect of industrial development continues to persist। सिंपल वर्ड्स में इतने प्लान्स सरकारों ने बना लिए, इतने सरकारें आ गई, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, फिर भी ये जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, जो कई रीजन्स काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वो डेवलप अभी भी क्यों नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। ये सिटीजन्स को सोचने की ज़रूरत है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक सब सरकारों की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट।
इंडिया हैज़ अ डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ज़्यादातर अगर हम लग्जरी बनाते रहेंगे और नेसेसिटीज़ की चीज़ नहीं बनाएंगे तो वो भी तो काम तमाम है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो हमारे कंट्री में गरीब हैं। प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स कंज्यूम्ड बाय रिच इज़ ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो प्रोडक्शन जो हो रही है लग्जरीज की और कंफर्ट्स की, जो रिच लोग कंज्यूम करते हैं, वो काफ़ी लार्ज स्केल में बन रहे हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली लार्ज अमाउंट of investment is being made in industries producing goods like TV sets, car, AC, refrigerators, washing machines, etc. तो जब लग्जरी आइटम्स पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो नेसेसिटीज़ पे कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? ऑन द अदर हैंड, relatively less investment has been made in the industries producing mass consumption goods called wage goods like coarse cereals, clothes, sugar, vegetable oils, etc. तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ चाहिए जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन टाइप की इंडस्ट्रीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और लग्जरी जो गुड्स हैं और कंफर्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इससे बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अनबैलेंस स्ट्रक्चर हो जाता है इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर 10 मशीन लगी हैं तो 4 से ही काम करा रहे हैं, बाकी फ्री पड़ी हुई हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है। बिकॉज ऑफ द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी देयर इज़ लेस प्रोडक्शन ऑन द वन हैंड एंड राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन द अदर हैंड। तो अगर हम कम मशीनों से काम करेंगे, कम कैपेसिटी में काम करा पाएंगे इंडस्ट्री में, तो एक तो माल कम बनेगा, ऊपर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, सैनिटरी गुड्स, टेक्सटाइल्स, steel, cement, fertilizer, sugar, etc. are utilizing about 70 to 80% of the production capacity. तो इन इंडस्ट्रीज़ में अपनी कैपेसिटी से 70-80% ही काम होता है। There are many reasons for underutilization of production capacity like industrial disputes, हर तीसरे दिन जो हड़तालें वगैरह होना, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह होना, शॉर्टेज ऑफ पावर, लैक ऑफ डिमांड, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एट्सेट्रा। तो इन सारी वजह से वो अपने इंडस्ट्री का या कंपनी का 100% यूटिलाइजेशन मशीनों का नहीं कर पाते। ऑन अकाउंट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम होती है तो प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जिसमें स्ट्राइक एंड लॉकआउट आ जाता है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर द रेगुलर फीचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सिनेरियो बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द ट्रेड यूनियंस एंड द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन में हर तीसरे दिन डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, और जिसकी वजह से हड़ताल वगैरह हो जाती है, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, लॉकआउट हो जाता है, काम बंद हो जाता है। ऑब्वियस रिजल्ट इज फॉल इन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट्स, प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है। वो कह देते हैं हमने काम ही नहीं करना, फैक्ट्री बंद, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो फैलेगी। नेक्स्ट आ जाता है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या इंडस्ट्रीज। जो भी सरकारी कंपनी है वो भी इनएफिशिएंट है, उनकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा। मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर इनएफिशिएंट इन देयर वर्किंग, सम ऑफ द एंटरप्राइजेज आर इवन रनिंग इन लॉसेस। तो भाई प्रॉफिट तो क्या ही निकालना है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी क्या ही पहुंचना है, वो तो लॉसेस पे चल रही है कई सालों से। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक political interference, inefficient management, irresponsible staff, shortage of power, uneconomical price policies, etc. तो कई रीजंस हैं सरकारी कंपनियों के लॉस पे जाने के। आपको पता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ नहीं होता, उनको पता कि हमें सरकारी बंदे, हमें तो तनख्वाह मिल ही जानी है, और भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से सरकारी कंपनियां लॉस पे चलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, जो होता है अच्छी क्वालिटी का वो बेचारा ब्रेन ड्रेन के चक्कर में बाहर चला जाता है, ठीक है। Human capital refers to education of laborers and entrepreneurs, their health and efficiency, technical skill, discipline, etc. तो ये सारी चीज़ें human capital बनाती हैं। Most of the laborers in India are illiterate and unhealthy. तो human capital अच्छा कैसे रहेगा? They lack technical skill. जिनके पास होती है technical skill, 2-4 तो यहाँ पे, बाकी सारे तो बाहर चले जाते हैं। They come from villages in search of any odd job and have a tendency to go back to village at the earliest available opportunity. ज़्यादातर लेबर विलेजेस से आती है और जैसे ही उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसा पूसा आ जाता है उसके पास, दोबारा विलेज में जाके सेट हो जाती है, ठीक है। दे आर माइग्रेटरी लेबरर्स, तो ऐसे लेबरर्स को माइग्रेटरी लेबरर्स कहा गया है। देयर एफिशिएंसी इज़ लो, एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। देयर इज़ लैक ऑफ टेक्निकली ट्रेंड एंटरप्रेन्योर्स हु आर कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क। तो अंडर डेवलप कंट्री लाइक इंडिया में इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं है जो रिस्क लेने को तैयार हैं। 2-4 हैं और वो क्या कहते हैं, वो यूनिकॉर्न्स वगैरह लेके आए भी हैं कंपनियां, मगर कई सक्सेसफुल हुए, 99% फेल भी हो जाते हैं। दे आर
इंटरेस्टेड नीदर इन टेकिंग रिस्क नॉर इन पेइंग फेयर वेजेस टू देयर वर्कर्स। ना ही वो रिस्क लेना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ना ही वो अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस देना चाहते हैं। लो वेजेस मीन्स लो इनकम एंड हेंस लो एफिशिएंसी ऑफ द लेबरर्स। तो जब लो वेजेस देंगे तो ओवरऑल तनख्वाह कम मिलेगी, तो लेबरर भी कहेगा कि मैं भी क्यों इतनी एफिशिएंसी से काम करूं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही, खुलती हैं बंद हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड एट अ मच रैपिड पेस देन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। कंट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ to total industrial production was 55% तकरीबन, as against it the contribution of micro, small and medium enterprises in the total production was कितना था 45%, जो कि देखा जाए तो लार्ज स्केल की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है और स्मॉल स्केल की इंपॉर्टेंस को कम करता है। तो जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही, बेचारी बंदी बड़ी हो जा रही हैं, क्योंकि काम खोलते हैं लॉस होता है बंद कर देते हैं। फॉर अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विच आर लेबर इंटेंसिव आर मोर इंपॉर्टेंट देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ विच आर कैपिटल इंटेंसिव। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड होती हैं। मैनी एरियाज अर्लियर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन ओपनड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो कुछ काम जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का था 1991 के बाद वो सारा का सारा लार्ज स्केल के लिए भी खोल दिया गया। तो लार्ज स्केल अब वो काम करेंगे जो स्मॉल स्केल करता है, तो फिर कहाँ कम्पीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन की वजह से जो हमारी लोकल कंपनियां वो भी काफ़ी बंद हो गई। एंट्री ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिन लिबरलाइज। 1991 के बाद 1991 के बाद एलपीजी आने की वजह से बाहर से कंपनियां आई। इन मैनी एरियाज मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको एमएनसीज कहा गया है, हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। Indian industries, particularly small scale industries, find it difficult to compete with such units and are facing closures. तो जब मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो हमारी कंपनियां कहाँ उनके आगे टिक पाएंगी, तो डोमेस्टिक यूनिट्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। नेक्स्ट पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन। हम जो क्वालिटी का सामान बनाते हैं वो पुअर होता है, इसलिए बिक नहीं पाता। ड्यू टू बैकवर्ड टेक्नोलॉजी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज इज आउटडेटेड। तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद हायर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सच इंडस्ट्रियल यूनिट्स फेस डिफिकल्टी इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो उनका माल बिकेगा कैसे, क्वालिटी पुअर है उनकी, ठीक है। अगर क्वालिटी पुअर बना रहे हैं, कॉस्टिंग बहुत हाई है, तो प्राइस पे बेचेंगे तो वो बिकेगा ही नहीं, तो लॉसेज हो जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग अप ऑफ मोर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़ हैज़ पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ या बिग टाउन्स के आसपास जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं उनकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो गया है। मोर ओवर सम इंडस्ट्रीज़ इवन डू नॉट इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ज़रूरी है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स का लगाना, वो भी नहीं लगाती, ठीक है। कई लगाती हैं, कई नहीं लगाती, ठीक है। रिश्वत दे के अट्टी सट्टी कर लेती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कॉजिंग बोथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, और जिनके घर के आसपास खुली हुई हैं उनको तो नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है। इट इज़ गिविंग बर्थ टू मैनी डिजीजेज एंड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो ये जो पोल्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब लोगों के लिए भी और लिविंग क्रिएचर्स, एनिमल्स वगैरह के लिए, प्लांट्स वगैरह के लिए। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को आती हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या फिर सजेशंस टू रिमूव इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ये अटेम्प्ट किया, किस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जो सरकारी कंपनियां उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। सरकारी कंपनियां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमी में, तो अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अपने आप ही बाकी इंडस्ट्रीज उनको फॉलो करना शुरू करेंगी। एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर शुड बी इम्प्रूव्ड अपॉन
Basic capital goods industries like iron and steel, heavy machinery etc. should be developed more efficiently. तो ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, इनको एफिशिएंसी से चलाना चाहिए. एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द राइट डायरेक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री विल बी प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकारी हैं ये अच्छे से अपना काम करेंगी, एफिशिएंसी से काम करेंगी, तो ये बाकी जो कंपनीज हैं उनको एक रास्ता प्रोवाइड करेंगी कि इस तरीके से भी काम हो सकता है. मोर ओवर ये मशीनें बनाएंगी तो वही मशीनें बाकी कंपनियां खरीदेंगे सस्ते रेटों पे, तो अच्छा काम होगा. समझ की बात. सेकंड पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फैसिलिटी दो. इट विल एनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपेंड ओल्ड वंस. तो जब प्राइवेट सेक्टर को सरकार से काफ़ी हेल्प मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी, तो वो नई इंडस्ट्रीज़ भी खोलेंगे और जो पुरानी हैं उनको डेवलप भी कर लेंगे. ठीक है, उनमें नई टेक्नोलॉजी लगा लेंगे. प्राइवेट सेक्टर शुड बी गिवन स्पेशल असिस्टेंस फॉर द रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन. जो प्राइवेट सेक्टर है उसको R&D के लिए असिस्ट करना चाहिए ताकि मॉडर्नाइजेशन आए. ठीक है, और जितनी ज़्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी उतना ही ज़्यादा जो कॉस्टिंग वगैरह कम होगी और नए नए गुड्स आएंगे. थर्ड पॉइंट आ जाता है एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी. देर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कम है और पैसे की भी कमी है. दिस डेफिशिएंसी शुड बी मेड अप बाय एनकरेजिंग फॉरेन कैपिटल ऑन फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस. तो बाहर से पैसा मंगवाना चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमारे कंट्री के लिए फेवरेबल होनी चाहिए, ना कि उनकी कंट्री के लिए. इट विल फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी या इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी. इंडस्ट्रीज सेटअप विद फॉरेन कॉपरेशन विल यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो जो भी फॉरेन कॉपरेशन कोलैबोरेशन से इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है वो बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी तो भी डेवलपमेंट होगी. न्यू एंड रिस्की इंडस्ट्रीज़ विल कम इनटू बीइंग. नई और रिस्की इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी क्योंकि हमारा पैसा भी लगा होगा, बाहर का भी पैसा लगा होगा. समझ की बात. तो बाहर के पैसे को एनकरेज करना है, बाहर से मशीनें लेके आनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करो. इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड्स कैपिटल फॉर्मेशन एट अ हायर रेट. ज़्यादा रेट से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, GDP का ज़्यादा परसेंटेज इन्वेस्ट होना चाहिए. टू एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन सर्टेन फैसिलिटीज़ मस्ट बी एक्सटेंडेड, दैट इज exemption from taxes. New industries be given tax holiday for some years. Capital subsidy should be given for investment in risky ventures etc etc. तो सरकार को इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज़ में करवाने के लिए टैक्स माफ़ कर दो, सब्सिडी दे दो, सस्ते में ज़मीन दे दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर कर दो. इस टाइप के काम करने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार को डेवलप करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं है, और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए क्योंकि जितना चाहिए उस हिसाब से नहीं है. टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नीड टू बी डेवलप. तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एग्जिस्टिंग पावर रिसोर्सेज शुड बी एक्सपेंडेड टू मेक पावर अवेलेबल टू इंडस्ट्री एट लार्ज मेजर. तो बिजली भी ऐसी बनाओ जो कि सस्ती पड़े और इतनी क्वांटिटी में बने ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ईजी अवेलेबिलिटी हो इन सारी चीज़ों की. दीज रिसोर्सेज शुड बी डेवलप्ड बोथ विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो ये सारे रिसोर्सेज डेवलप करने, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, जिसको PPP मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें काम होना चाहिए. फॉरेन कैपिटल में ऑल्सो भी इन्वाइटेड फॉर दिस पर्पज़. बाहर से पैसा आ रहा है तो उसको भी इन्वाइट करो. इंडस्ट्रीज विल रन विदाउट एनी इंटरप्शन इफ़ पावर मैंने 2 बार लिख दिया. इफ़ पावर रिसोर्सेज आर सफिशेंटली डेवलप्ड. अगर पावर रिसोर्सेज डेवलप है और सस्ते में बिजली वगैरह अवेलेबल है तो इंडस्ट्रीज़ तो डेवलप होंगी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीनरी. बाहर से इंपोर्ट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दो या ना कर दो, ना के बराबर कर दो. इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड नेसेसरी रॉ मटेरियल शुड बी लिबरलाइज. तो बाहर से जो भी इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल वगैरह का, मशीनों वगैरह का, टेक्नोलॉजी का, उसको लिबरलाइज कर देना चाहिए. 1991 के बाद और ज़्यादा कर दिया है बट और ज़्यादा कर देना चाहिए. नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज शुड बी सैंक्शनड फॉर दिस पर्पज़. तो इसके लिए जो भी फॉरेन करेंसी चाहिए वो भी सैंक्शन कर दें कंपनीज़ को. बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन शुड एडवांस लॉन्ग टर्म लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द परचेज ऑफ मशीन्स. तो सरकार ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले जो सस्ते रेटों पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे सकें ताकि ये कंपनियां बाहर से मशीनें मंगवा सकें. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली डेवलप करना चाहिए. प्रॉपर हार्नेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट
to the process of industrialization. कैसे? India is rich in natural resources but the same have not been properly developed. तो जो इंडिया है नेचुरल सोर्सेज में काफ़ी रिच है मगर उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सोर्सेज नहीं की जा रही. देयर डेवलपमेंट विल हेल्प टू इस्टेब्लिश सेवरल न्यू इंडस्ट्रीज़. तो जैसे जैसे हम नेचुरल सोर्स को अच्छे से हार्नेस करेंगे वो और ज़्यादा डेवलपमेंट क्रिएट करेगा. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज़. Many industries like sugar, cotton, textile, jute, etc. depend on agriculture for their raw material. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती हैं. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को खोलना चाहिए क्योंकि इंडिया अभी भी तो एग्रीकल्चर कंट्री है ना. एग्रीकल्चर शुड देयरफॉर बी डेवलप्ड. एग्रीकल्चर को भी डेवलप करो एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल ऑल्सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर लाइक केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ ये डेवलप होंगी और जो ट्रैक्टर ट्रूक्टर वगैरह बनाते हैं वो कंपनीज डेवलप होंगी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़. स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज एज हैव ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल. वो इंडस्ट्रीज जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है जो अपना माल एक्सपोर्ट करता है और भी ज़्यादा कर सकता है. सरकार को उसकी हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. दिस विल प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री एंड ऑल्सो एनेबल टू अर्न मच नीडेड फॉरेन करेंसी. तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भी आएगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हमारा. ठीक है. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पीस. हर तीसरे दिन हड़तालें ना हो. इंडस्ट्रियल पीस इज़ द मोस्ट एसेंशियल प्री रिक्विसाइट मतलब प्री कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अगर हर तीसरे दिन एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में स्यापे चलते रहेंगे, टेंशन चलती रहेगी, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, धरने होंगे तो काम कैसे होगा. एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स मस्ट हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप. अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए. वर्कर्स मस्ट गेट फुल रिवॉर्ड फॉर देयर लेबर. तो उनको ऐसे नहीं कि कम तनख्वाह पे रखा हो. इंडस्ट्रियल पीस विल सेव द कंट्री फ्रॉम द लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. तो जितने घंटे काम नहीं होता उतने घंटे देश को ही लॉस होता है ना, जीडीपी कम होती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंटरप्रेन्योर्स विल फील एनकरेज टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज़ ताकि उनके दिमाग में भी डर ना हो कि भाई हर तीसरे दिन हड़ताल पे गए तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन. ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोलो जहाँ MBAs वगैरह पढ़ाई जाएँ और BTech वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह करवाई जाए. ठीक है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉल्स फोर्थ इम्पार्टिंग ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑन लार्ज स्केल. तो अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है तो मैनेजरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन तो होनी चाहिए ना लोगों के पास. एबल मैनेजर्स एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स मेक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. क्योंकि अगर स्किलफुल ये जो स्किलफुल इंजीनियर्स एंड स्किलफुल मैनेजर्स होंगे तभी तो वो कोई काम कर पाएंगे. समझ की बात. इन शॉर्ट India has large potential of industrial development. Rapid industrialization of the country can be possible with the natural mutual cooperation of both पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. तो इंडिया के पास काफ़ी पोटेंशियल है इंडस्ट्री को डेवलप करने का. सरकार को और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दोनों को मिल के ये काम करना पड़ेगा. ठीक है. दोनों में से एक जोर मार लेगी तो भी कुछ नहीं होगा. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज़. शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक आता है तो आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. मैंने उसी तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है. Globalization has provided various opportunities to small and large scale industries. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. इट हैज़ प्रोवाइडेड एक्सेस टू ओवरसीज़ मार्केट, ओवरसीज़ फंड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सपर्ट्स एट्सेट्रा. इसकी वजह से बाहर से काफ़ी ज़्यादा मार्केट का एक्सेस भी रहा है और ओवरसीज़ फंड्स बाहर से हमने पैसे भी ले लिए हैं, लोन्स वगैरह. ठीक है. और बाहर से टेक्नोलॉजी भी आई है और बाहर से फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आए हैं ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सकें. बट एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ इंडिया. डोमेस्टिक यूनिट्स जो हैं वो कॉम्पिटिशन के मोड पे आ गए हैं. अब जो कम्पीट कर पा रहे हैं वो तो बेचारे सर्वाइव कर गए, जो नहीं कर पा रहे वो ख़त्म हो गए. ड्यू टू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एंड मार्केटिंग सुपीरियरिटीज़ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ थ्रेटन्ड. तो जब बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी तो वो जो छोटी छोटी कंपनियां उनका तो बैंड बजा देंगी. ठीक है ना. इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने नीचे पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों डिस्कस किए हुए हैं. दीज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड
problems faced by the small and large scale industries in the era of globalization are discussed below. तो positives and negatives दोनों के दोनों मैंने डिस्कस किए हैं. तो सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो पॉजिटिवनेस क्या रही? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज, अब हम अपना माल बाहर जाके भी बेच सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें वो अवेलेबल है, बाहर से मंगा सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी इनपुट्स ऑफ अदर नेशंस. जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो कंपनियां, फॉरेन कंपनीज़ हैं जो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल बनाती हैं वो हमें अवेलेबल है अब. ईजी एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, बाहर से हम बोरिंग्स वगैरह कर सकते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं. इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है हमारे. अब आ जाता है प्रॉब्लम्स क्या हैं स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. पहला आ जाता है इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज. बाहर से कंपनी आएंगी तो हमारी छोटी छोटी कंपनियों की तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो उतने सस्ते में माल बना के नहीं बेच सकती, ठीक है, तो वो क्लोज डाउन हो जाएंगी. सेकंड पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी टू अडॉप्ट फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी. अगर बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो लेबरर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है, वो उस टेक्नोलॉजी को मैचअप नहीं कर पा रहा, उनकी वो एजुकेशन नहीं है. समझ के बात. थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन ग्लोबल मार्केट ड्यू टू लो ग्लोबल ब्रांड इमेज, पुअर क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमारा माल फॉरेन कंट्रीज़ में बिक नहीं पा रहा, क्योंकि एक तो हमारा क्वालिटी कम जो है इतनी अच्छी नहीं है, एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऊपर से ब्रांड इमेज इतनी अच्छी नहीं है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि हम उस रेट पे बेचते हैं तो हमारा माल बिकता नहीं. नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ ग्लोबल विजन इन स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स. तो जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कोई जो विजन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो रिस्क लेके वो काम कर सकें, ठीक है. उसके बाद आ जाता है लिमिटेड डिमांड फॉर आर्टिस्टिक गुड्स. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं आर्टिस्टिक टाइप के गुड्स, उनकी डिमांड जो है बड़ी कम है फॉरेन मार्केट्स में, तो उनका सामान ही नहीं बिकेगा तो काम कैसे करेंगे. नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन अडॉप्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल मार्केट ड्यू टू ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड पुअर टेक्नोलॉजी. तो जो भी वो सामान बनाते हैं उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं होता, क्योंकि पुराने तरीके से बना रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, इसलिए वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती. तो स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे तो बिकेंगी कैसे. नेक्स्ट लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन. तो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए इतने 100 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, छोटी छोटी कंपनियां कहती हैं इतना झमेला कौन करेगा, वही माल बनाओ जो यहाँ पे बिकता है विद इन द कंट्री. नेक्स्ट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस टू compete in the global market and difficulty in getting access to global financial markets. तो बेसिकली पैसे की कमी होना, और पैसे की कमी जब होती है तो आप कैसे फॉरेन कंपनी से कम्पीट करोगे. ऊपर से जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसका भी एक्सेस नहीं है. हमारी कंपनियां बाहर जाके अपने शेयर्स को, जो है बहुत कम कंपनियां हैं जिनके शेयर्स फॉरेन मार्केट्स में या फिर जो लंदन एक्सचेंज है या फिर जो अमेरिकन एक्सचेंज है वहाँ पे रजिस्टर्ड है, बहुत कम कंपनियां हैं, ठीक है. 3-4 कंपनीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने शेयर्स बेच के पैसे जो हैं वो लिए हैं फ़ॉरेन से, और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो इंडियन मार्केट्स में ही अपना शेयर जो है वो बेच रही हैं, या शेयर्स जो है फॉरेन मार्केट में ही आईपीओ के थ्रू लॉन्च करती हैं. बहुत कम कंपनियां जिनका जो है बाहर के एक्सचेंजेस में प्रेजेंस है, जैसे टीसीएस का है, इन्फोसिस का है, तो 5-7 और कंपनियां 10 होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होती. तो अगर ज़्यादा कंपनीज होती तो बाहर से भी पैसा ला सकती थी, ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.